एग्जाम क्रैकर, दिस इज तानिया, योर इंग्लिश फैकल्टी। सो गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस का मतलब समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि कंजंक्शंस का मीनिंग उसके नेम में ही लाई करता है। नेम में लाई कैसे करता है, आप लोग देख सकते हैं कंजंक्शंस में से एक वर्ड निकल कर आता है जिसका नाम है जंक्शन। अब जंक्शन का मीनिंग आप लोग क्या समझते हैं? जॉइनिंग पॉइंट। वो एक पॉइंट जो डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट चीज़ों को आपस में ज्वाइन करता है। ठीक है, तो कंजंक्शन भी क्या है? कंजंक्शन हम ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो डिफरेंट वर्ड्स को, डिफरेंट सेंटेंसेस को या फिर डिफरेंट फ्रेजेस को आपस में ज्वाइन करने में मदद करते हैं। तो क्या है कंजंक्शंस? वर्ड्स यूज्ड टू ज्वाइन और वी कैन से कंबाइन डिफरेंट words, sentences और phrases। तो ये है conjunctions। एग्जाम्पल समझते हैं। मैं कुछ ऐसा लिखूं, अनिल एंड अमन आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने दो डिफरेंट लोगों की बात की है यहाँ पे। यहाँ दैट मीन्स ये भी एक नाउन है, एक नेम है, और ये भी किसी पर्सन का नेम है। अब दोनों ही पर्सन्स के बारे में मैंने अलग अलग से बात नहीं की, दोनों ही पर्सन्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स को ज्वाइन करके एक ही सेंटेंस में बात की। और ज्वाइन करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया? एंड। दैट मीन्स एंड क्या कर रहा है? इस वर्ड को एंड इस वर्ड को ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा है। तो एंड क्या हुआ? एंड है एक कंजंक्शन। ठीक है गाइस, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, अमन एज वेल एज हिज फैमिली इज रेडी टू गो। ठीक है जी। अब आप लोगों ने यहाँ देखा, मैंने बात किया अमन की, साथ ही बात की है मैंने उसकी फैमिली की, राइट। अब अमन को उसकी फैमिली, दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ हो गई, अलग अलग लोगों की बात हुई है, तो उन्हें ज्वाइन करने के लिए मैंने किस वर्ड का यूज़ किया? एज वेल एज का। तो एज वेल एज भी क्या हुआ? एक कंजंक्शंस। तो ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कंजंक्शंस। देयर आर डिफरेंट कंजंक्शंस जो एक सेंटेंस में डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि कौन से कंजंक्शन को किस तरह के सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और किन कंजंक्शंस को हम लोग यूज़ करते हैं किस किस वर्ड्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ कंजंक्शन। तो सबसे पहले रूल में हम लोग बात करेंगे एंड कंजंक्शन के बारे में। अब देखा जाए तो एंड कंजंक्शन का यूज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बारे में, इसके यूज़ के बारे में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था, और उसमें आप लोगों को बताया गया था कि अगर एंड दो इंडिविजुअल्स के बीच में लग रहा है तो उस वक्त क्या होगा? हम उन इंडिविजुअल्स को अलग अलग मानेंगे और वर्ब कैसे यूज़ होगी? प्लूरल, क्योंकि दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है। पॉइंट वन। सेकेंड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, अगर एंड किसी ऐसे दो नाउन्स या ऐसे दो सब्जेक्ट्स के बीच में लगा है जो सेम आइडिया एक्सप्रेस करते हैं, उस वक्त हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे? उस वक्त वर्ब हमेशा ही सिंगुलर चूज़ की जाएगी। जैसे फर्स्ट केस की एग्जांपल देखते हैं। मैं ऐसा कुछ लिखूं, जैसे मैंने अभी लिखा था, अमन एंड रवि आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब आप लोग बोलोगे रमन एंड अवि आर बेस्ट फ्रेंड्स और रमन एंड रवि इज बेस्ट फ्रेंड्स। ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे अमन अलग पर्सन है, रवि एक अलग इंडिविजुअल है, तो इनके लिए वो प्लूरल ही होनी चाहिए, राइट। अब मैं कुछ ऐसा लिखूं, ब्रेड एंड बटर इज और आर essential for one's life। ब्रेड एंड बटर इज और आर एसेंशियल फॉर वंस एंड लाइफ। अब ब्रेड एंड बटर, अब ब्रेड एंड बटर क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक आइडिया। ब्रेड एंड बटर बेसिकली किसको बोला जाता है? आपका रोटी, आपका खाना, है ना। तो ब्रेड एंड बटर यानी कि आपका खाना
असेंशियल है आपकी लाइफ के लिए। तो अगर ये सेम आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम लोग कौन से वर्ब यूज़ करेंगे, इज़ करेंगे। मैं आई एम रिपीटिंग, मैंने ये पॉइंट्स आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताए हैं। अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार वापस से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 ज़रूर देखें और उसमें से ये रूल्स को समझें, ठीक है। तो ये है यूज़ ऑफ एंड कंजंक्शन। अब एंड का यूज़ हम और किस वर्ड के साथ कर सकते हैं तो वो समझते हैं। देखिए, एक वर्ड है बोथ, ठीक है जी, बोथ। अब बोथ का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब भी हम लोग दो लोगों की बात करते हैं, ठीक है। बोथ यू एंड मी, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ द टू, ऐसा ही बोला जाता है। तो जब भी दो लोगों की कॉम्बिनेशन में बात करनी हो हम किसका यूज़ करते हैं, बोथ का यूज़ करते हैं। तो जब भी बोथ यूज़ होता है दो पर्सन्स, दो थिंग्स या किसी भी चीज़ के साथ, तो उन दोनों के बीच हमेशा ही एंड कंजंक्शन का ही यूज़ होगा। आई एम रिपीटिंग, एंड कंजंक्शन का ही यूज़ होगा। बोथ के साथ आपको और वर्ड से और कंजंक्शंस भी दिए हो सकते हैं, जैसे एज वेल एज दिया हो सकता है, अलॉन्ग विद दिया हो सकता है, टुगेदर विद दिया हो सकता है। इस तरह के वर्ड्स भी आपको दिए हो सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बोथ इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय एट। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, बोथ राम एज वेल एज श्याम आर गोइंग टू मुंबई, ठीक है जी। राम एंड श्याम दोनों ही मुंबई जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोथ यूज़ हुआ है तो राम एज वेल एज श्याम लगेगा या राम एंड श्याम लगेगा। जैसे कि मैंने बताया बोथ के बाद हमेशा ही एंड लगता है, तो आप लोग यहाँ से रिमूव करेंगे एज वेल एज को और करेक्ट करेंगे यहाँ पर एंड लगा के। तो ये है यूज़ बोथ का। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोथ के लिए जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ठीक है, ये नोट लिख लीजिए आप लोग इसी रूल के नीचे। नोट ये है कि बोथ कभी भी किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता। बोथ इज़ नेवर यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, जिसमें नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स का यूजेज होता है। नहीं वाला सेंस जब में आता है उनमें हम बोथ का यूज़ कभी भी नहीं करते। नेगेटिव सेंस जब आपको दो चीज़ों के लिए बतानी हो, आप नीदर नॉर का यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एंड नॉट ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। बोथ के लिए आप नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ नहीं करोगे। जैसे मैं इसी सेंटेंस को कुछ लिख दूँ, बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू मुंबई, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा गाइस। करेक्ट कैसे करोगे, नीदर राम नॉर श्याम इज़ गोइंग टू मुंबई, उस तरह से करेक्ट होगा। ना ही राम जा रहा है ना ही श्याम जा रहा है। अब दोनों राम एंड श्याम नहीं जा रहे, ऐसा नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये नोट कर लीजिएगा। नाउ द रूल 2, देयर आर वर्ड्स लाइक हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली। ये वर्ड्स मैंने आपको एडवर्ब्स में भी बताए थे। बेसिकली क्या है ये, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, बताए थे ये एडवर्ब्स हैं और नेगेटिव सेंस रखते हैं। तो जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है इन वर्ड से, हार्डली से या तो स्कार्सली से या तो बेयरली से, तो वो हमेशा फॉलो किया जाता है एक कंजंक्शन से, और वो कंजंक्शन क्या है, व्हेन, ठीक है गाइस। अब बेसिकली जब भी सेंटेंस हार्डली, स्कार्सली, बेयरली से स्टार्ट होता है तो इस तरह के सेंटेंसेस दो इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक के बाद एक इवेंट होता है, एक इवेंट के ख़त्म होने के बाद कुछ ही समय बाद, शॉर्ट टाइम गैप के बाद एक और इवेंट स्टार्ट होता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्कार्सली, बेयरली, हार्डली। इससे सेंटेंस को स्टार्ट होता है और सेकेंड इवेंट स्टार्ट होने से पहले कंजंक्शन यूज़ की जाती है व्हेन। जैसे मैं कुछ ऐसा बोलूँ, गेस्ट के जाते ही मेरी मदर ने बर्तन साफ़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट इवेंट क्या हुआ, गेस्ट गए, उसके कुछ ही समय बाद क्या हुआ, मेरी मदर ने बर्तन साफ़ करना शुरू कर दिया, सफाई शुरू कर दी। तो ये क्या हुआ, उसको मैं किस में एक्सप्रेस करूँगी, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि किस तरह के फॉर 2 इवेंट्स, जब उनमें क्या होता है, एक शॉर्ट टाइम गैप होता है, ठीक है। एक के बाद एक इवेंट होता है और उसमें छोटा सा टाइम गैप होता है। सेकेंडली, जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है स्कार्सली, हार्डली, बेयरली से,
सेंटेंस हमेशा ही इनवर्स फॉर्म में लिखा जाता है। नाउ द पॉइंट इज इनवर्स फॉर्म ऑफ सेंटेंस क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए बेसिकली हम लोग सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से सेंटेंस को लिखा जाता है। लेकिन जब सेंटेंस हार्डली, स्कार्सली, बेयरली ऐसे वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो पहले आपका आएगा हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, दोनों में से कोई भी, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और उसके बाद यूज़ होगा सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन व्हेन, और उसके बाद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये है सेंटेंस फॉर्मेशन जब ये रूल फॉलो किया जाता है। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा लिखूं, हार्डली हैड आई रीच्ड द बस स्टॉप when the rain started। अब बेसिकली सेंटेंस का मतलब क्या है, मुश्किल से जब मैं बस स्टॉप पहुंचा ही था, क्या हो गया, नेक्स्ट क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली। अब आप लोग इस सेंटेंस फॉर्मेशन में नोटिस कर सकते हो कि हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, देन हमने यूज़ किया है कंजंक्शन व्हेन, और उसके बाद जो सेकेंड इवेंट हुई है उसका यूज़ किया गया है। अब सेंटेंसेस में आपको एरर किस तरह से पूछा जा सकता है, व्हेन की जगह आपको देन दिया हो सकता है या फिर दैन दिया हो सकता है, तो आपको ये वर्ड्स को अवॉइड करना है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली इज ऑलवेज फॉलोड बाय व्हेन। नाउ द थर्ड रूल, एंड थर्ड रूल इज रिलेटेड टू सम कोरिलेटिव कंजंक्शंस। नाउ द पॉइंट इज कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या हैं। तो बेसिकली कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होती हैं जो हम एक सेंटेंस में पेयर में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताया था, नीदर के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नॉर एज पेयर यूज़ करते हैं। ईदर के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, और। नॉट ओनली के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बट, ऑल्सो। तो ये कंजंक्शंस जो पेयर में हैं इन्हें कहा जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। अब इसके रिलेटेड पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जब मैंने बताया था कि ऐसे कंजंक्शंस यूज़ होते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट, यानी कि सेकेंड वाले पेयर के बाद जो सब्जेक्ट लगाया है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि जब भी ये कंजंक्शन यूज़ होंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच शुड बी सेम विथ बोथ पेयर। पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए दोनों ही पेयर के साथ। पार्ट ऑफ स्पीच सेम होने से कहने का मतलब क्या है, जो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, यही सब। अगर नीदर के साथ एक नाउन है तो नाउन के साथ भी नाउन होना चाहिए। अगर इसके साथ वर्ब यूज़ हुआ है तो और के साथ भी वर्ब यूज़ होना चाहिए। इसके साथ अगर कोई प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है तो उसके साथ भी वही होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैज़ टू बी सेम, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल से हम दोनों इन केसेस को समझते हैं। सो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैं कुछ ऐसा लिखूँ, नीदर Neha nor his friends is or are coming, ठीक है। दिस इज सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, neither she called me nor replied to माई टेक्स्ट्स, ठीक है जी। अब दोनों सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हम लोग देखें तो पहले तो मुझे बताइए कि यहाँ पर वर्ब इज होनी चाहिए या आर। तो रूल में हमने क्या पढ़ा, वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स, प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, आर। नाउ द सेकेंड सेंटेंस आप लोग बोलेंगे मैम सही है, लेकिन अगर हम लोग सेकेंड केस देखें तो मैंने क्या बोला, पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ टू बी सेम, राइट। तो नीदर के साथ अगर हम लोग देखें तो क्या यूज़ हुआ है, शी क्या है, एक प्रोनाउन, राइट। नॉर के बाद देखा जाए तो लिखा गया है वर्ब,
रिप्लाइड, ये क्या है, एक वर्ब है। तो जल्दी से मुझे बताइए, नीदर के साथ प्रोनाउन है, नॉर के साथ वर्ब है, तो क्या पार्ट ऑफ स्पीच दोनों के साथ सेम हुए? नहीं हुए। दैट मीन्स यहाँ पर सेंटेंस इनकरेक्ट है। आप करेक्ट कैसे करोगे? दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच आपको सेम करना पड़ेगा। अब इसी पार्ट ऑफ सेंटेंस को मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, शी नीदर कॉल्ड मी नॉर रिप्लाइड टू माई टेक्स्ट्स। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, नीदर के साथ क्या है? कॉल्ड। कॉल्ड क्या है? एक वर्ब, राइट। नॉर के साथ क्या है? रिप्लाइड। रिप्लाइड क्या है? एक वर्ब। क्या अब पार्ट ऑफ स्पीच सेम हुए? बिल्कुल हुए। दैट मीन्स इस तरीके से आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। थोड़ा सा शफल करना पड़ेगा पार्ट ऑफ सेंटेंस को, कहाँ पर वर्ब यूज़ होना है, कहाँ पर नाउन यूज़ होना है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आप लोगों को वर्ड्स को रिप्लेस करके आप लोग इस पर्टिकुलर सेंटेंस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है रूल कोरिलेटिव कंजंक्शंस का। नाउ द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में रूल नंबर 4 है कुछ ऐसे वर्ड्स से जो हैं ऑल्दो एंड दो। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ऑल्दो एंड दो का मीनिंग क्या है और उसके मीनिंग में कोई डिफरेंस है या नहीं। ऑल्दो और दो का मतलब क्या है? हालांकि। हालांकि का मतलब हम लोग बोलते हैं ना, हालांकि मैंने पढ़ाई की थी पर मैं फिर भी फेल हो गया, बोलते हैं ना हम लोग ऐसा। क्यों यूज़ करते हैं हम इसको यूज़ करते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। कॉन्ट्रास्ट एज एन अपोजिट फॉर्म में, एक चीज़ अच्छी है तो दूसरी बुरी है, एक बुरी है तो दूसरी अच्छी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, दो और ऑल्दो दोनों का ही मीनिंग सेम है। हिंदी में बोला जाता है हालांकि। ठीक है गाइस, तो ये कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज़ होते हैं। अब मैं बोलूँ, हालांकि मैंने मेहनत तो बहुत की थी फिर भी मैं फेल हो गई। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या हुआ? मैंने मेहनत की थी। दूसरा सेंटेंस क्या हुआ? मैं फेल हो गई। अब उनको ज्वाइन करने के लिए भी तो मुझे कंजंक्शन चाहिए, तो वो कंजंक्शन हमेशा कौन सी होती है? वो कंजंक्शन है येट, या फिर आप उनके बीच में लगा सकते हो सिंपल एक कॉमा। ठीक है गाइस, तो ऑल्दो और दो के बाद जो कंजंक्शन लगती है वो होती है येट या फिर सिंपल एक कॉमा। जैसे मैं कुछ ऐसा सेंटेंस लिखूं, ऑल्दो शी ट्राइड हार्ड बट शी couldn't appear in the exam। ठीक है जी। अब जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये सेंटेंस एज पर द रूल सही है या गलत? हमने बोला ऑल्दो इज फॉलोड बाय येट और सिंपल कॉमा, तो यहाँ पर आप लोग देखें तो मैंने किस कंजंक्शन का यूज़ किया है? बट का। तो ये सेंटेंस रीड करने में सही लगता है, लेकिन आप लोगों को बता दूँ, ऑल्दो के बाद बट कभी भी नहीं लगेगा। लगेगा तो क्या? या तो आप यहाँ पर सिंपल येट लगा सकते हैं, ठीक है, ऑल्दो शी ट्राइड हार्ड येट शी कुडंट अपेयर इन द एग्ज़ाम, या फिर आप सिंपल एक कॉमा यूज़ कर सकते हैं अगर आपको येट का यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पर आप ऑल्दो लगाएं या दो लगाएं, कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों का ही मीनिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो दिस इज़ रूल नंबर 4। नाउ रूल नंबर 5, एंड रूल नंबर 5 में हम एक वर्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है लेस्ट। ठीक है जी। अब लेस्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब भी आपको एक सेंटेंस में वार्निंग शो करना होता है। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ पढ़ाई कर लो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अब वो नहीं तो जो मैं बोल रही हूँ वो एक्चुअली में क्या है? लेस्ट है। ठीक है, तो लेस्ट पढ़ाई कर लो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हुए। तो उसके लिए लेस्ट के बाद, लेस्ट खुद भी एक कंजंक्शन ही है, लेकिन एक पॉइंट ये है कि लेस्ट is always followed by a helping verb, a modal verb called should। लेस्ट के बाद आपको सेंटेंस में अगर ऐसे वर्ड्स दिखें will, would, could, तो ये रीड करने में तो सही लगते हैं पर ग्रामेटिकली ये गलत है। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, वॉक स्लोली लेस्ट यू विल फॉल। अब क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? आहिस्ता चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। अब तुम गिर जाओगे से तो आप बोलोगे वेल सही है, लेकिन रूल क्या कहता है कि लेस्ट के बाद हम लोग विल, वुड, कुड ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। यूज़ क्या करेंगे? शुड। अब ये सेंटेंस हुआ ग्रामेटिकली करेक्ट। सेंटेंसेस वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। सो दिस इज रूल नंबर 5।
और आज हम रूल 5 तक ही समझेंगे। इतने रूल्स अभी तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ अदर इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन समझेंगे। ठीक है गाइस, सो गुड लक।